यूक्रेन के नवाचार और नए हथियार रूस की संघर्ष क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। यूक्रेनी हथियार उत्पादन यूक्रेन की स्वतंत्रता की एक बड़ी गारंटी है। फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल में 1150 किलोग्राम उच्च विस्फोटक है। व्लादिमीर पेटन जितना दिखाते हैं उससे अधिक चिंतित हैं। 30 अगस्त 2025 की सुबह आर्मीन्स्क के पास एफएसबी आउटपोस्ट पर काफी हलचल थी। यह आउटपोस्ट जो 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण की शुरुआत से ही रूसी नियंत्रण में है, गतिविधियों से गुलजार है। एफएसबी खुफिया अधिकारी सेना को आगामी हमलों की जानकारी दे रहे हैं और उत्तर पश्चिम यूक्रेनी क्षेत्र में क्रीमिया से बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। मोर्चे के पास कस्बों पर ड्रोन हमले भी योजना में हैं। इसी बीच यूक्रेन में जैसे ओडेसा या मिकोलाइव में 3 विशाल क्रूज मिसाइलें काला सागर के पार उड़ान भर रही हैं। 15 मिनट बाद आर्म्यान्स्क में जबरदस्त धमाका होता है और उसके बाद ड्रोन आते हैं जो पूरे परिसर को तहस नहस कर देते हैं। सब कुछ खत्म होने पर पास में 13 मीटर चौड़ा धुआं उठता गड्ढा और चौकी के जले अवशेष ही बचते हैं। यह है फ्लेमिंगो FP5 की कहानी। यूक्रेन का घरेलू रूप से बना विशाल क्रूज मिसाइल जो युद्ध के मैदान को हिला देने वाला है और हमेशा के लिए युद्ध का स्वरूप बदलने वाला है। तो 30 अगस्त को क्या हुआ? आर्म्यान्स्क पर हमला रूसी रक्षा व्यवस्था में क्रीमिया के उत्तरी किनारे की अस्थायी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए योजनाबद्ध था। जब वे यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें वे मान रहे थे कि वे रक्षात्मक स्थिति में हैं, यही धारणा थी जिस पर यूक्रेनियन भरोसा कर रहे थे। कई हफ्तों तक यूक्रेनी बल ड्रोन और छोटे हमलों के साथ टोह ले रहे थे। धीरे धीरे उन रडारों और वायु रक्षा प्रणालियों को कमजोर कर रहे थे जो इस्तमुस के रास्तों की निगरानी करती थीं और उपकरणों को इतनी तेजी से नष्ट कर रहे थे कि उन्हें बदला नहीं जा सकता था। जैसे ही मौका मिला, हमला 3 फ्लेमिंगो मिसाइलों के साथ शुरू किया गया, जिसे ड्रोन की एक लहर ने समर्थन दिया। ऑपरेशन के पहले चरण में यूजिप 26 बोएबर ड्रोन खेरसोन से क्राइमिया की हवाई सीमा में दाखिल हुए। इन ड्रोन को फ्लेमिंगो मिसाइल दागने से आधा घंटा पहले कम ऊंचाई पर भेजा गया था, जो 150-180 किमी घंटा की रफ्तार से आर्मीन्स्क चौकी के रडार और संचार प्रणालियों पर हमला कर रहे थे। पिछले हफ्तों की लगातार क्षति के कारण रूसी रडार पहले से ही काफी कमजोर हो चुके थे, इसलिए ये हमले सफल रहे। पहला हमला 96 L6AP चीजबोर्ड 3D अधिग्रहण रडार पर हुआ था। यह घूमने वाला फेज्ड एरे रडार S300 और S400 मिसाइल सिस्टम के साथ थिएटर डिफेंस में इस्तेमाल होता है। यह रडार रेंज, अजीमुथ और एलिवेशन को मापकर 4 प्रकार के लक्ष्यों, विमान, हेलीकॉप्टर, UAV और मिसाइल के बीच अंतर कर सकता है। यह क्रीमिया के इस्तमुस की रूसी वायु रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था। दूसरा बड़ा हमला MRMA की कोस्टल डिफेंस रडार पर हुआ। यह रडार एक एक्स बैंड रडार है जो सतह पर चलने वाले जहाजों और पानी के ऊपर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाता है। 2 पेंसिर S1 सिस्टम ने अपने ऑनबोर्ड रडार का इस्तेमाल करते हुए फायरिंग की और 2 UJ-26 को मार गिराया गया। लेकिन हमला पहले ही सफल हो चुका था। काले सागर से आ रहे खतरों का पता लगाने वाला रडार अस्थायी रूप से अंधा और संचार से कट गया था। यही वह पल था जब फ्लेमिंगो आए। कोई भी मिसाइल लक्ष्य तक नहीं पहुंची, चाहे वजह नेविगेशन गलती, खराबी या मार गिराया जाना हो। वह खो गई और आर्म्यान्स्क चौकी पर हमला नहीं कर सकी। इससे शुरुआती हमले की ताकत कम हो गई और बाकी हमले को इसकी भरपाई करनी पड़ी। एक मिसाइल निर्णायक साबित हुई। यह आर्मीन्स्क चेक पॉइंट से जुड़े कमांड पोस्ट के 15 मीटर के भीतर आकर लगी, जो इसकी बताई गई सटीकता है। विस्फोट से एंटीना एरे और संचार उपकरण नष्ट हो गए। तुरंत असर यह हुआ कि चौकी अंधी हो गई और उच्च कमान से संपर्क कट गया। अड्डे पर मौजूद रूसी सैनिकों ने खुद को अचानक बिना काम कर रहे रडार, बिना भरोसेमंद संचार और ऊपर से समन्वय के बिना पाया। दूसरी मिसाइल जो परिसर तक पहुंची वह इतनी सटीक नहीं थी और तटरेखा के पास एक होवर क्राफ्ट के बगल में गिरी। जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और उसमें आग लग गई। हालांकि वह लक्षित निशाना नहीं था, लेकिन उसके नुकसान ने क्षेत्र में रूसी गतिशीलता को और बाधित कर दिया और जमीन पर भ्रम को और बढ़ा दिया। मिसाइल गिरते ही यूक्रेनी ड्रोन आगे बढ़े। कुछ घूमने वाले हथियार थे और कुछ छोटे विस्फोटक चार्ज लाए। उनके लक्ष्य ईंधन भंडार, खड़ी गाड़ियां और रक्षात्मक ठिकाने थे।
बिना रडार के और संचार पहले ही नष्ट हो चुके थे। रूसी रक्षा लगभग आधे घंटे में कमजोर हो गई। कई कामिकाजे ड्रोन अपने लक्ष्यों पर हमला करने में सफल रहे। पूरा हमला करीब आधे घंटे चला। अंत में कई रडार क्षतिग्रस्त, कमांड पोस्ट नष्ट, एक होवरक्राफ्ट निष्क्रिय और आर्म्यांस्क चेक पॉइंट का बड़ा हिस्सा भी प्रभावित हुआ, जल रहे थे। वाहन छोड़ दिए गए थे। गोला बारूद और ईंधन नष्ट हो गया था और बचे हुए सैनिकों के पास न तो देखने की क्षमता थी और न ही समन्वय करने की। ऑस्ट्रा प्रेस, एक स्वतंत्र रूसी मीडिया स्रोत, ने हमले में एक रूसी सैनिक की मौत की पुष्टि की। अब यह अभियान पूरी तरह से बेदाग नहीं था। एक मिसाइल खो गई और दूसरी ने गलत लक्ष्य को निशाना बना दिया। सटीक हमलों और ड्रोन का संयोजन उद्देश्य हासिल करने के लिए काफी था। आर्म्यांस्क चौकी को निष्क्रिय कर दिया गया था। रूसियों को उत्तर में अंधा छोड़ दिया गया। इस्तमुस पर उनकी रक्षा अस्थायी रूप से टूटी और क्रीमिया के रास्तों की निगरानी क्षमता गंभीर रूप से बाधित हुई। तो उन्होंने यह सब करने के लिए कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया? FP5 फ्लेमिंगो यूक्रेन की नई जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसे डिफेंसिव कंपनी फायरपॉइंट ने विकसित किया है, जो FP1 और FP2 ड्रोन के लिए पहले से मशहूर थी। डिफेंस या ड्रोन में कोई पृष्ठभूमि न होने के बावजूद कंपनी के संस्थापक दोस्त हैं जो निर्माण, वीडियो गेम डिजाइन और वास्तुकला जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। उन्होंने जरूरत देख दुनिया की सबसे नवाचारी डिफेंसिव कंपनियों में से एक FPN की स्थापना की। उनकी परियोजना की रेंज 1600 किमी है और यह रूस के अंदर स्थित लक्ष्यों जैसे तेल रिफाइनरी और गोला बारूद डंप्स पर हमलों में 60% हिस्सेदारी रखती है। उनकी नई परियोजना FP5 फ्लेमिंगो ऐसा लगता है कि युद्ध के रुख पर भी इसी तरह का प्रभाव डालेगी। इसे 17 अगस्त 2025 को सार्वजनिक किया गया और FP1 की तरह इसे यूक्रेन की पहुंच को रूसी क्षेत्र में गहराई तक बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्लेमिंगो मिसाइल की लंबाई 12-14 मीटर और विंगस्पैन 6 मीटर है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 6000 किलोग्राम है और इसमें 1150 किलोग्राम का वारहेड लगा हुआ है, जो संभवतः एक पुनः उपयोग किया गया अमेरिकी मार्क 84 जनरल पर्पस बम या बॉम्ब लाइव यूनिट 109B बंकर बस्टर बम है। यह इसे मौजूदा पीढ़ी के टोमाहॉक ब्लॉक 5 की तुलना में लगभग दोगुनी विस्फोटक शक्ति देता है। मिसाइल को ठोस ईंधन बूस्टर से शक्ति मिलती है, जिससे इसकी क्रूज गति 850-900 किमी घंटा तक पहुंचती है। फिर बूस्टर अलग होकर एवचेंको AI-25 टर्बोफैन को 950 किमी घंटा की गति से लक्ष्य तक ले जाता है। इसकी 3000 किमी रेंज है, जो टोमहॉक से दोगुनी है और रूसी क्षेत्र की असुरक्षित तेल अवसंरचना तक पहुंच सकती है। पश्चिमी प्रणालियों के विपरीत, जो मार्गदर्शन के लिए महंगे और जटिल टेरेन कंटूर मैचिंग पर निर्भर करती हैं, फ्लेमिंगो GPS, GNSS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स यानी INS का संयोजन उपयोग करता है, जिससे लगभग 14 मीटर की सटीकता प्राप्त होती है। सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, जिसे CEP भी कहते हैं, इसका मतलब है 100 फ्लेमिंगो मिसाइलें दागने पर सांख्यिकीय रूप से 50 मिसाइलें अपने लक्ष्य से 14 मीटर के भीतर गिरेंगी। 93 मिसाइलें लक्ष्य से 28 मीटर के भीतर गिरेंगी, जबकि 7 मिसाइलें इससे बाहर गिरेंगी। यह इसे टॉमहॉक ब्लॉक 5 से कम सटीक बनाता है, जिसकी CEP लगभग 5 मीटर है। लेकिन जैसे जैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें जो बड़े वारहेड हैं, उनके चलते फ्लेमिंगो भी कम नहीं है। मिसाइल में स्थिर सीधा पंख है और टर्बोफैन इंजन फ्यूजलाज के ऊपर है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे तुरंत ही द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों के जर्मन V1 फ्लाइंग बम से इसकी समानता दिखी। यह यूक्रेनी सोवियत टुपोलेव 141 और टुपोलेव 143 टोही ड्रोन जैसा है, जिनका जिक्र हमने पहले चैनल पर किया था। इस फ्यूजलाज को मुख्य रूप से रडार पारदर्शी कंपोजिट सामग्री से बनाया गया है, जबकि इंजन नैसेल धातु से बना है ताकि टर्बोफैन से आने वाले उच्च तापमान को सहन कर सके। फायरपॉइंट ने 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद फ्लेमिंगो मिसाइल बनानी शुरू की। यह मिसाइल मिलानयान ग्रुप FP5 के लिए भी बाजार में उतारी जा रही है, जिसे फरवरी में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2025 इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था। इस मिसाइल का सार्वजनिक अनावरण यूक्रेन में 17 अगस्त 2025 को दक्षिण की एक गुप्त सुविधा में
परीक्षण के दौरान हुआ था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तुरंत सीरिया उत्पादन शुरू करने की घोषणा की। फायरपॉइंट अभी रोजाना एक मिसाइल बनाता है, लेकिन अक्टूबर 2025 तक लक्ष्य 210 यूनिट प्रति माह उत्पादन का है। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सवाल है कि चूंकि यह लगभग 7 टन वजनी मिसाइल है जिसे छोटे जेट ट्रेनर और फाइटर जैसे ही इंजन चाहिए, तो 210 इंजन हर महीने कहां से आएंगे? मुझे नहीं लगता निर्माता आंकड़ों का अनुमान लगाते समय बेईमानी कर रहा है, लेकिन यह बड़ा रॉकेट है जिसे बड़े इंजन की जरूरत है। देखना होगा कि वे इन्हें कैसे जुटाते हैं। पूरे युद्ध में यूक्रेनी नवाचार और लागत में कटौती प्रेरणादायक रही है। यह हमें एक और बिंदु पर लाता है। फ्लेमिंगो के पास पश्चिमी समकक्षों से ज्यादा विनाशकारी शक्ति और रेंज है और इसे $1 मिलियन से कम में बनाया जा सकता है। टॉमाहॉक या स्कैल्प से तुलना करें, जिनकी कीमत $2 मिलियन से ज्यादा है। घरेलू उत्पादन का फायदा है कि इसकी आपूर्ति राजनीति से कभी प्रभावित नहीं होगी और निशाना लगाने का फैसला यूक्रेनी सेना का होगा, न कि विदेशी सरकारों द्वारा लागू की गई मनमानी सीमाओं का। व्यापार के लिहाज से फायरपॉइंट की एक सहायक कंपनी भी दिसंबर 2025 से डेनमार्क में फ्लेमिंगो के लिए ठोस रॉकेट ईंधन का उत्पादन शुरू करने वाली है। रूसी सरकार इससे नाराज है। वह इसे शत्रुतापूर्ण कदम मानती है और कहती है कि इससे तनाव बढ़ सकता है। खबर है कि फायरपॉइंट 2 नए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम FP7 और FP9 विकसित कर रहा है। इन सिस्टमों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे ऊंची कक्षाओं में ऊपर उठते हैं और फिर अपने लक्ष्यों पर गिरते हैं, जिससे उनकी अंतिम गति इतनी तेज हो जाती है कि ज्यादातर वायु रक्षा प्रणालियों के लिए उन्हें रोकना एक चुनौती बन जाता है। FP7 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर तक है, जबकि FP9 एक स्ट्रेटेजिक रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 855 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को मारने में सक्षम होनी चाहिए। FP5 फ्लेमिंगो के साथ UJ-26 भी अनमियांस्क कमांड पोस्ट को नष्ट करने के मिशन में था। बोबर यूक्रेनी भाषा में बीवर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यह यूक्रेनी लंबी दूरी की घूमने वाली गोला बारूद है जिसे मोर्चे से काफी आगे अभियानों में 2023 से यूक्रेनी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सार्वजनिक रिपोर्टिंग और यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी किए गए स्रोत इसे एक विशेष रूप से बनाए गए स्ट्राइक UAV के रूप में बताते हैं, जिसका डिजाइन लंबी दूरी और भारी पेलोड के साथ गहरे हमले के मिशनों के लिए किया गया है। इस ड्रोन को मॉस्को जैसी दूर की जगहों पर स्थित उच्च मूल्य वाले रूसी लक्ष्यों पर हमलों का श्रेय दिया गया है। यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय के हालिया फुटेज में बोबर द्वारा क्रीमिया में रडार और वायु रक्षा प्रणालियों पर हमले दिखाए गए हैं। खुले स्रोतों में रिपोर्ट की गई विशेषताएं बोबर में समय और संशोधनों के अनुसार अलग अलग होती हैं। रिपोर्टों के अनुसार बोबर सामान्य सामरिक लूटिंग गोला बारूद से बड़ा है और इसकी रेंज भी अधिक है। रेंज उपलब्ध रिपोर्टों में अनुमान लगभग 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच आते हैं, जो FP1 जितना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी यह लंबी दूरी की स्ट्राइक ड्रोन की श्रेणी में आता है, न कि अटैक UAV की। अक्सर बताए गए पेलोड आंकड़ों के अनुसार वारहेड का वजन आमतौर पर कुछ दर्जन किलोग्राम के आसपास होता है, आमतौर पर 20 से 30 किलोग्राम के बीच। इसका सामान्य गोला बारूद KZ-6 प्रकार का शेप्ड चार्ज होता है, जिसे रडार, वाहन और हल्के वक्तबंद लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। युद्ध के साथ इसकी तैनाती व लॉन्च के तरीके भी विकसित हुए हैं। पहले इसके वेरिएंट्स अस्थायी हवाई पट्टियों पर लैंडिंग गियर के साथ चलते थे, लेकिन हाल के अपग्रेड्स में कैटापल्ट या फिक्स्ड रैंप लॉन्च शामिल हैं। इससे रनवे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और ड्रोन को मैदान में कहीं भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। उत्पादन शुरू होने के बाद इसमें फर्स्ट पर्सन व्यू स्टाइल अपग्रेड किया गया है, जो टर्मिनल फेज में रियल टाइम विजुअल्स और मैनुअल कंट्रोल देता है। रात या कम दृश्यता में लक्ष्य पहचानने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे भी लगे हैं। ये बदलाव ड्रोन की सर्वाइवेबिलिटी और डिफेंडेड टारगेट्स के खिलाफ टर्मिनल एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए किए गए हैं। रिकॉर्ड की गई फुटेज में दिखाया गया है कि बोएबर वेरिएंट्स का इस्तेमाल दुश्मन की सीमा के अंदर गहराई तक रणनीतिक हमलों और रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमलों के लिए किया गया है, जैसा कि हमने आर्मिन्स्क FSB स्टेशन हमले में देखा। उल्लेखनीय रिपोर्टेड उपयोगों में 2023 में मॉस्को क्षेत्र में लक्ष्यों पर
बोएबर ड्रोन द्वारा किए गए हमले और जुलाई 2024 में कसबुद्दीन यार मिसाइल परीक्षण रेंज पर किए गए एक हमले की रिपोर्ट शामिल है। रूसी अधिकारियों ने हमलों और गिराने के प्रयास माने, जबकि 2025 के मध्य में यूक्रेनी मीडिया और खुफिया ने बोबर फुटेज और क्रीमिया में सिस्टम्स पर सफल हमलों का दावा किया। 2023 से यह प्लेटफॉर्म यूक्रेन के घरेलू उद्योग में सीमित बैचों से बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ गया है। इस सिस्टम की अनुमानित लागत प्रति ड्रोन अमेरिकी डॉलर 1,10,000 है, जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन हमें रूसी सिस्टम्स की ऊंची कीमत को भी याद रखना चाहिए। यह न सिर्फ खतरा है, बल्कि यूक्रेनी और पश्चिमी लंबी दूरी के गोला बारूद की कीमत भी समान है। और भले ही यह अपने आप में प्रभावी है, लेकिन जब इसे फ्लेमिंगो जैसे सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे हथियारों के साथ क्रीमिया, जिसे 2014 के बाद कई वर्षों तक एक सुरक्षित रूसी गढ़ माना जाता था, अब एक वैध लक्ष्य के रूप में सामने आता है। यह धारणा कि यह क्षेत्र अछूता है तब बदलती है जब यूक्रेन रूसी नियंत्रण के सेंसर, कमांड नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स पर लगातार दबाव डालता है। जैसे जैसे लंबी दूरी की स्ट्राइक यूक्रेनी शस्त्रागार में जुड़ती हैं, यह बदलाव किसी एक घटना जैसे फ्लेमिंगो स्ट्राइक की तरह नहीं है, बल्कि यह बार बार होने वाले अभियानों का परिणाम है जिन्होंने रूस की स्थिति की जानकारी को कमजोर कर दिया है और उसे अपनी सीमित रक्षा संपत्तियों का पुनः आवंटन करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस बदलाव का पहला उदाहरण सितंबर 2023 में दिखा, जब यूक्रेन ने सेवस्तोपोल में रूसी ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रूसी वायु रक्षा से सिर्फ एक मिसाइल मुख्यालय तक पहुंची। इस हमले से बेड़े की कमांड बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और साफ हुआ कि क्रीमिया का सुरक्षित नौसैनिक कमांड सेंटर भी पश्चिमी देशों के सटीक हथियारों की पहुंच में है। उस हमले ने यह धारणा तोड़ दी कि सेवस्तोपोल और विस्तार में क्रीमिया यूक्रेन की पहुंच से बाहर है। यूट्यूब ने अभी अभी एक दिमाग हिला देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? असल में क्योंकि यूट्यूब के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं, इसीलिए आपके होम पेज पर ऐसे वीडियो दिखते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को चैनल शुरू करना चाहिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने का सोचा है तो यह सही समय है। यूट्यूब हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज़्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे लगता है आप में से कई लोग सोचते हैं कि शुरुआत कैसे करें और चैनल कैसे बढ़ाएं। ऐसे सवाल हमें कई बार ईमेल में मिलते हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि अपनी सारी यूट्यूब सलाह एक ट्रेनिंग बूट कैंप में डाल दें, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं, इस बूट कैंप के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक या साइन अप नाउ पर क्लिक कर साइन अप कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश बूट कैंप जूम कॉल जैसा है, इसमें सिर्फ 100 लोगों की जगह है। चलिए वीडियो पर लौटते हैं। रडार और स्थानीय कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यवस्थित हमले जो 2023 में शुरू हुए और 2025 तक जारी रहेंगे, हेडलाइन हमलों से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। कई रडार स्टेशनों और तटीय निगरानी सेंसरों पर हमला किया गया है और कुछ मामलों में उन्हें नष्ट भी कर दिया गया है। ऐसे हवाई हमले इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सिर्फ एक रडार बंद होने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि ये रूस को महंगे मोबाइल संसाधनों से खाली जगह भरने या अस्थायी रूप से अंधे क्षेत्र स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। रूसी उपकरणों का बार बार नष्ट होना न सिर्फ किल चेन को प्रभावित करता है, बल्कि रूस को यह तय करने पर मजबूर करता है कि उसका उपकरण कहाँ सबसे उपयोगी है। अगर वे क्रीमिया पर नजर रखना चाहते हैं तो उन्हें उत्तर में अपने रडार कवरेज को कमजोर करना होगा। समुद्र से लॉन्च होने वाले और तटीय स्ट्राइक सिस्टम यूक्रेन की पहुंच बढ़ाने में एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। अप्रैल 2022 में घरेलू रूप से निर्मित नेपच्यून मिसाइल ने एंटीशिप सिस्टम की क्षमता को दिखाया जब उसने मस्कवा को डुबो दिया, जो कि काला सागर बेड़े का प्रमुख जहाज था। तब से नेपच्यून के लंबी दूरी वेरिएंट का उपयोग काला सागर और क्रीमिया में समुद्री जमीनी लक्ष्यों पर हमला व धमकी के लिए हो रहा है। रूसी ठिकानों और आपूर्ति को जटिल बना रही हैं। मई 2025 में काला सागर के पूर्वी तट पर नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर बड़ा हमला हुआ। इसने यूक्रेनी मिसाइल हमलों का रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें नेपच्यून मिसाइलें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर तक गईं।
जहाज नोवोरोसिस्क में इसलिए थे क्योंकि 2023 में यूक्रेनी मिसाइल हमले से काला सागर बेड़े के 4 युद्धपोत डूबने पर उसे सेवास्तोपोल छोड़ना पड़ा था। पश्चिमी लंबी दूरी के हथियारों ने समीकरण बदल दिया है। स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प जैसी प्रणालियां यूक्रेन को क्रीमियन प्रायद्वीप के सुरक्षित अहम लक्ष्यों पर सटीक हथियार हमले में सक्षम बनाती हैं। लॉइटरिंग गोला बारूद, अटैक ड्रोन और रूस की पहचान क्षमता में गिरावट एक साथ हो रही है। इन प्रणालियों ने कीव को रूसी उपकरणों को ऐसी दूरी और दिशा से निशाना बनाने दिया जिससे रूसी रक्षा प्रणालियों को बिखरना या सुरक्षा में खामियां स्वीकार करनी पड़ी। फ्लेमिंगो हमले में लंबी दूरी के ड्रोन और लॉइटरिंग गोला बारूद को स्थानीय सेंसरों को परेशान या अंधा करने के लिए एक साथ इस्तेमाल किया गया। फिर सटीक हमले कर उन विघटन के मौकों का फायदा उठाया जाता है। जब लंबी दूरी की मिसाइलें रूसी रक्षा, कमांड, लॉजिस्टिक्स और नौसैनिक संसाधनों को एक साथ खतरे में डाल सकती हैं, रूस को या तो स्थायी नेटवर्क फिर बनाना होगा, मोबाइल उपकरणों के साथ तैनात होना होगा, या प्रायद्वीप में लोग और उपकरण खोने होंगे, स्वीकारना होगा। संचालनात्मक परिणाम गहरे रहे हैं। क्षतिग्रस्त या अस्थायी रडार और निगरानी चौकियां जल्दी चेतावनी और निर्णय का समय घटा देती हैं, जिससे सटीक हमलों के छोटे मौके बनते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि रूस के पास अब कोई रक्षा नहीं है। नेटवर्क की घनता व विश्वसनीयता घटने से प्रणालियों को अपने कम दूरी के रडार पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि हमने देखा, पैंजर S1 ने अपने रडार से 2 बोएबर ड्रोन गिरा दिए। अब क्रीमिया में कवरेज बनाए रखने के लिए 2023 में हमले शुरू होने से पहले की तुलना में ज्यादा संसाधन, गतिशीलता और लॉजिस्टिक प्रयास चाहिए। समय रेखा के उदाहरण इसे स्पष्ट करते हैं। सितंबर 2023 में ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर हमला रणनीतिक पहुंच दर्शाता है। 2024 में बार बार हुए रडार हमलों ने स्थायी डिटेक्शन क्षमताओं को नष्ट कर दिया। 2024-2025 में ब्लैक सी फ्लीट के प्रायद्वीप छोड़ने के बाद तटीय लॉजिस्टिक्स और छोटी नौसैनिक इकाइयों पर हमलों ने रूसी ताकत और घटा दी। अगस्त 2025 में फ्लेमिंगो के इस्तेमाल से पता चला कि कीव की लंबी दूरी की मिसाइलें अब पश्चिमी प्रणालियों की तुलना में लगभग आधी लागत में पूरक हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में क्रीमियन प्रायद्वीप की घटनाएं एक सुसंगत और प्रभावी तर्क दिखाती हैं। सेंसर हटाओ, स्थानीय कमांड और लॉजिस्टिक्स को काट दो, फिर सटीक समय पर मिसाइल हमलों के साथ आगे बढ़ो। रणनीतिक रूप से व्यावहारिक परिणाम यह है कि अब क्रीमिया को यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित अभयारण्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। रूसी कमांडरों को मानना होगा कि अब ऑब्जर्वेशन पोस्ट, रडार साइट्स और लॉजिस्टिक्स हब यूक्रेन की पहुंच में हैं और उन्हें सुरक्षित करना जरूरी है। यह नई हकीकत रूसी संसाधनों पर दबाव डालती है, प्रायद्वीप से हमले सीमित करती है और उन इकाइयों की कमजोरी बढ़ाती है जो वहां आपूर्ति व युद्ध की तैयारी करती थी। सेंसर और एयर डिफेंस से सुरक्षा में मुझे शक है यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करेगा, लेकिन मौजूदा रणनीति जिसमें रूसियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से सतर्क रखा जाता है, उन्हें एक बहुत बड़े इलाके की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए अन्य जगहों से संसाधन हटाने पर मजबूर करती है। तो अब हमारी स्थिति क्या है? 30 अगस्त के फ्लेमिंगो हमले के बाद मैंने सभी बड़े अमेरिकी समाचार स्रोत देखे, लेकिन कहीं इसका जिक्र नहीं था। यूक्रेन द्वारा टॉमहॉक की आधी कीमत में अपनी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज विनाशकारी क्रूज मिसाइल विकसित करना बड़ी खबर है। अमेरिकी मीडिया ने इसे नजरअंदाज किया है। जब फरवरी 2022 में रूस का यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू हुआ तो अमेरिकी जनता की भागीदारी बेहद ज्यादा थी। उस समय के सर्वेक्षणों से पता चला कि 5 में से 4 से अधिक अमेरिकी युद्ध को करीब से देख रहे थे और विशाल बहुमत ने सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता का समर्थन किया। लेकिन 2024-2025 तक सब बदल गया था। सर्वेक्षणों के अनुसार अब लगभग 2/3 अमेरिकी ही युद्ध देख रहे हैं और पहले के मुकाबले कड़ी नजर रखने वालों की संख्या आधी हो गई है। मार्च 2025 में शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के सर्वे के मुताबिक अमेरिका की यूक्रेन की रक्षा में मदद की जिम्मेदारी मानने वालों की संख्या लगभग आधी रह गई है और दलगत विभाजन स्पष्ट हो गए थे। युद्ध एक राजनीतिक फुटबॉल बनता जा रहा था। डेमोक्रेट्स के बीच यूक्रेन को हथियार और फंड देने का समर्थन मजबूत बना रहा, लेकिन रिपब्लिकन के बीच यह धारणा बन गई थी कि वॉशिंगटन बहुत ज्यादा और बहुत महंगे दाम पर मदद कर रहा है। दोनों पक्षों के आम लोगों का एक बढ़ता हुआ हिस्सा युद्ध का जल्दी अंत चाहता था, भले ही इसका मतलब यूक्रेन का कुछ इलाका खोना हो।
हालिया सर्वे में 62% अमेरिकी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के पक्ष में हैं। रिपब्लिकन में सबसे बड़ा बदलाव देखा गया जुलाई 2025 के सर्वे में समर्थन 21% बढ़ा। वर्तमान में 52% लोग मानते हैं कि अमेरिका को यूक्रेन को उसकी जमीन वापस दिलाने में मदद करनी चाहिए, चाहे इससे युद्ध लंबा हो। संपादकीय रूप से मुझे यहाँ जोड़ना चाहिए कि यूक्रेन की जमीन का नुकसान या युद्ध की स्थिति को वहीं रोक देना उसी तरह के जमे हुए संघर्ष का कारण बनेगा। 2014 में शुरुआती आक्रमण के बाद रूस फिर से हथियार बंद होकर आगे की लड़ाई के लिए प्रशिक्षण ले रहा है। वहीं तनावपूर्ण गतिरोध जारी है। कील इंस्टीट्यूट के यूक्रेन सपोर्ट ट्रैकर के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनवरी 2025 के बाद से कोई सहायता प्रदान नहीं की है, जो कि जनता की सही मान्यता और सरकार तथा मुख्यधारा मीडिया द्वारा अनदेखा किए जाने के बीच एक तीव्र विरोधाभास है। यह उतार चढ़ाव भरी अमेरिकी प्रतिबद्धता यूरोप में मौजूद रवैये से बिल्कुल अलग है। यूरोपीय संघ भर में किए गए सर्वेक्षण दिखाते हैं कि हथियारों की आपूर्ति, वित्तीय सहायता जारी रखने और प्रतिबंधों की आर्थिक लागत को सहन करने के लिए लगातार बहुमत समर्थन है। पोलैंड, लिथुआनिया और नॉर्डिक देशों जैसे अग्रिम पंक्ति के राज्यों में यह सहमति और भी मजबूत है। रूस को यूक्रेन में रोका जाना चाहिए क्योंकि इसका विकल्प यह है कि रूसी सैनिक उनके अपने ही सीमाओं तक पहुंच जाएं और यूरोपीय संघ की सीमा और नाटो सदस्य देश। हाल ही में रूसियों ने नाटो की रक्षा व्यवस्था परखे जब करीब 20 ड्रोन पोलैंड में घुसे। 9 और 13 सितंबर को, जिस दिन यह स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जून से अगस्त 2025 तक जर्मनी ने 536 बार ड्रोन के ऊपर से गुजरने की घटनाएं दर्ज की, जो संभवतः रूस से थीं। और 10 सितंबर को यूरो न्यूज में एक लेख ने बताया कि बाल्टिक सागर में रूसी शैडो फ्लीट के जहाज नाटो के जहाजों, सैन्य ठिकानों और जर्मनी सहित पूरे यूरोप में महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे पर निगरानी ड्रोन भेज रहे हैं। यूरोपीय जनता का नजरिया है कि यह संघर्ष कोई दूर की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी अपनी सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह युद्ध कोई क्षेत्रीय झगड़ा नहीं है। यह 1945 के बाद से यूरोप में अंतर्राज्यीय आक्रामकता का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है। अगर अमेरिका रूस को यूक्रेन पर पकड़ मजबूत करने दे तो यह दिखाएगा कि सीमाएं बलपूर्वक बदली जा सकती हैं, गठबंधन कमजोर पड़ सकते हैं और प्रतिरोध केवल दिखावा है। अगर यूक्रेन को छोड़ दिया गया तो अगली परीक्षा सालों दूर नहीं हो सकती। यह पोलैंड, बाल्टिक देशों या और दक्षिण में जॉर्जिया में आ सकती है, जिसे रूस 2008 से ही आंशिक रूप से कब्जा किए हुए है। यह सोचना कि क्रीमिया या डोनबास दूर दराज के कम महत्व वाले स्थान हैं, इस साधारण भूगोल को नजरअंदाज करता है कि यूरोप की पूर्वी सीमा नाटो की दहलीज पर है। यूक्रेन में रूस की जीत गठबंधन पर दबाव बढ़ाएगी और मॉस्को को अन्य जगहों पर जांच के लिए और साहस देगी और अन्य सत्तावादी देशों को पश्चिमी संकल्प की कमजोरी के बारे में सबक लेने के लिए आमंत्रित करेगी। इसी वजह से अमेरिकी ध्यान और समर्थन का कम होना खतरनाक है। यूक्रेनियन दिखा रहे हैं कि सही साधनों के साथ रूस की सेना को रोका और पीछे धकेला जा सकता है। यूरोपीय सहयोगी अभी भी समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है। अब चुनौती यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जीत के मोह से हार न निकाल ले। मुंह मोड़ लेना ठीक उसी समय जब स्वतंत्र दुनिया का भविष्य तय हो रहा है।